हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस भर्ती 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। दोस्तों आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अच्छा लगा होगा। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या चीज कि जब राज्यसभा के सभापति का पद, क्या चीज बोल रहा है? जब राज्यसभा का सभापति का पद रिक्त हो, मतलब खाली हो, तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? जब ये पद खाली होता है दोस्तों, क्या चीज राज्यसभा के सभापति, पहले क्या चीज हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है? दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता कौन है? कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता कौन है? तो उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा। और जब ये उपराष्ट्रपति जब मतलब नहीं रहते हैं तो उसके जगह पर राज्यसभा का सभापति का कार्य कौन करता? तो कौन करता? राज्यसभा का उपाध्यक्ष। याद रखिएगा दोस्तों, कौन करता? तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष। याद रखिएगा। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 89 में। आगे हम लोग समझते हैं क्या चाहिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 64 में। याद रखिएगा, आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सभापति का कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। और एक बात समझिएगा दोस्तों, क्या चीज कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष या अध्यक्ष को ही क्या चीज सभापति बोलते हैं दोस्तों। सभापति राज्यसभा का अध्यक्ष एवं या उपाध्यक्ष का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है दोस्तों? तो आर्टिकल 89 में मिलता है। और लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, क्या चीज अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 93 में मिलता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 93 में क्या मिलता है? आर्टिकल 93 में तो लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन, राज्यसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन आर्टिकल क्या चीज आर्टिकल 89 में मिलता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 64 में है। और जब उपराष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहे होंगे दोस्तों राज्यसभा का सभापति का, तो उनके जगह कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति का कार्य इन्हें सौंपा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 63 के तहत। और उपराष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 में। और आर्टिकल 64 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति का कार्य करेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख का वर्तमान भारत में स्थित नहीं है दोस्तों? मौर्यकालीन शिलालेख पूछ रहा है दोस्तों। मौर्यकालीन शिलालेख में से कौन अभी वर्तमान भारत में नहीं है? तो कलसी दोस्तों, मस्की है, गिरनार है, कंधार है दोस्तों। तो कंधार अभी कहाँ है दोस्तों? तो अफगानिस्तान में दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? तो अफगानिस्तान में। याद रखिएगा, कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। कलसी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। कलसी कहाँ है? उत्तराखंड में। और क्या चीज़ दोस्तों? मस्की कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक। ये तो सबको ही जानते होंगे। मस्की अभिलेख कहाँ है? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा, गिरनार गुजरात में दोस्तों। गुजरात में। गिरनार कहाँ है? गुजरात में। मस्की कहाँ है? कर्नाटक में। कलसी कहाँ है? उत्तराखंड में। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा था? जो वर्तमान भारत में नहीं है। तो वर्तमान भारत में कौन नहीं है अभी दोस्तों? तो कंधार नहीं है। कंधार कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से
कौन सा देश करेगा? तो 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? कौन सा? 2026 का पूछ रहा है दोस्तों। तो 2026 का कौन करेगा? तो जापान। कौन करेगा दोस्तों? तो जापान। याद रखिएगा, जापान का नागोया सिटी में होगा दोस्तों। नागोया सिटी में होगा दोस्तों। जापान का नागोया सिटी में 2026 का एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत की प्रथम एशियाई खेल, प्रथम बार एशियाई खेल प्रथम बार कब खेला गया था? प्रथम बार कब खेला गया था दोस्तों? तो अपना भारत में। कहाँ? तो भारत में खेला गया था दोस्तों, नई दिल्ली में। और कब खेला गया था पहली बार? तो 1951 ईस्वी में। याद रखिएगा, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो 1951 में। कहाँ? तो भारत में। याद रखिएगा, भारत में 2 बार हुआ दोस्तों, 2 बार। एक बार प्रथम बार कब हुआ? 1951 में। दूसरा बार कब हुआ? तो दूसरा बार भारत में कब हुआ? तो दूसरा बार भारत में कब हुआ? तो 1982 में। याद रखिएगा दोस्तों, 2 बार भारत में हुआ। एक पहला आयोजन हुआ था दोस्तों जब एशियाई खेलों का, तो पहला बार ही कहाँ हुआ था? 1951 में भारत में। और दूसरा बार कब हुआ? तो 1982 में। क्या चीज? एशियाई खेलों का आयोजन। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? याद रखिएगा, क्या चीज? कॉमनवेल्थ। क्या चीज? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो कहाँ होगा? ग्लासगो कहाँ है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, कहाँ? स्कॉटलैंड में। सॉरी दोस्तों, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। याद रखिएगा, कहाँ है ग्लासगो? तो स्कॉटलैंड में। कहाँ? स्कॉटलैंड में होगा दोस्तों। कॉमनवेल्थ 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है? पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? तो कुमार देवी। क्या ची नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम क्या ची है? तो कुमार देवी है दोस्तों। याद रखिएगा, क्या ची है? तो कुमार देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, ये कुमार देवी है जो ना दोस्तों, ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की। कहाँ की? लिच्छवी की राजकुमारी थी। याद रखिएगा, कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने ही महाधीराज की उपाधि, क्या ची का? महाधीराज की उपाधि धारण की थी किसने दोस्तों? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? खगोल शास्त्र से संबंधित प्राचीन पुस्तक क्या चीज? पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की दोस्तों? पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी? तो ब्राह्मणिर ने। किसने? तो ब्राह्मणिर ने। क्या चीज की रचना की थी? तो पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की? तो ब्राह्मणिर ने। भावभूति ने क्या चीज की रचना की दोस्तों? शूद्रक ने, आर्यभट्ट ने। सबकी रचना को देखते हैं दोस्तों। शूद्रक ने क्या चीज? मृच्छकटिकम। क्या चीज की? मृच्छकटिकम के लेखक कौन है दोस्तों? तो शूद्रक। याद रखिएगा, भावभूति द्वारा क्या चीज? उत्तर चरित्रम जिसको पढ़ते हैं दोस्तों,
उत्तर चरित्रम, याद रखिएगा उत्तर चरित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? तो भगवती का द्वारा। और आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टियम, याद रखिएगा आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आर्यभट्ट। शूद्रक द्वारा क्या चीज? मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक। उत्तराम चरित्रम के किसने? तो भगवती। ब्राह्महिर किसके? तो पंच सिद्धांत के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ब्राह्महिर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा है दोस्तों? भारत सबसे कम अवधि के लिए कौन राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? तो देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों कौन है? तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन दोस्तों, इसका आंसर जाकिर हुसैन ही हो जाएगा दोस्तों। ये कब बने थे दोस्तों? तो 1967 में, 1967 से 1989 तक रहे थे दोस्तों। मात्र 2 साल के लिए, मात्र 2 साल के लिए रहे थे और तीसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों, तीसरा राष्ट्रपति थे दोस्तों। कितना? तो तीसरा राष्ट्रपति थे। कब बने थे? 1967 से 1969 तक रहे थे दोस्तों। और इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। कार्यकाल के दौरान दोस्तों 2 लोगों की मृत्यु हुई है। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कौन कौन से दोस्तों? तो पहला जाकिर हुसैन, एक और याद रखिएगा दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद का भी मृत्यु कार्यकाल के भी दौरान हो गया था दोस्तों। इनका कब बने थे दोस्तों? तो 1974 में दोस्तों, 1974 में ये राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे दोस्तों। और ये कब तक रहे थे? तो 1977 तक, याद रखिएगा 1977 तक रहे थे। ये 3 साल रहे थे, ये 2 साल, और इनका भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था दोस्तों। तो वो कौन सा 2 राष्ट्रपति हैं? तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका मृत्यु क्या चीज के समय हो गया था? तो कार्यकाल के ही दौरान इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? दिए गए विकल्पों में से बायोस्फीयर रिजर्व और उससे संबंधित राज्य का गलत युग्म का पहचान करना दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व और उससे संबंधित गलत युग्म का पहचान करना दोस्तों। तो आइए देखते हैं नोकरेक दोस्तों। नोकरेक कहाँ है दोस्तों? नोकरेक कहाँ है? नोकरेक किस राज्य में है दोस्तों? तो ये मिजोरम में नहीं है दोस्तों। कहाँ है नोकरेक? नोकरेक कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है दोस्तों, याद रखिएगा। पन्ना कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। डिब्रू सैखोवा असम, ये तो याद ही होगा। और शेषाचलम आंध्र प्रदेश। शेषाचलम कहाँ है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। डिब्रू सैखोवा असम, पन्ना मध्य प्रदेश, और नोकरेक कहाँ? मेघालय में दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नोकरेक। गलत युग्म का हम लोग को चयन करना था, तो आंसर सही क्या चीज हो जाएगा? तो नोकरेक। नोकरेक कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मैत्री युद्ध अभ्यास। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में है दोस्तों? तो मैत्री किस देश के बीच में है दोस्तों? तो किस देश के बीच में है? तो मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में है दोस्तों। भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है दोस्तों? तो मैत्री। मैत्री बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसलिए मैत्री को याद रखिएगा कि मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर होती है दोस्तों। मतलब कितनी किलोमीटर होती है दोस्तों? तो 2 देशांतर के बीच की दूरी दोस्तों। देशांतर रेखा कहते हैं किसको दोस्तों? मान लीजिए हमारा पृथ्वी है दोस्तों, ग्लोब ले लीजिए, एक तरीका से ग्लोब है दोस्तों। उसमें जो इस तरीका से समानांतर रेखाएं खींची रहती है दोस्तों, ये क्या चीज है? जो काल्पनिक रेखा है दोस्तों, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, वही काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो यही देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है दोस्तों, ये जो बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों? तो डिस्टेंस अधिकतम कितना होता है दोस्तों? तो 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। इसको पूरा कितना होता है दोस्तों? तो 111.32 किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर। ये जो 2 देशांतरों के बीच की दूरी का
और दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो गोरे। याद रखिएगा, क्या चीज याद रखिएगा दोस्तों? दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसको, क्या चीज? गोरे। गोरे के नाम से जाना जाता है, गोरे कहते हैं, गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो दो देशांतर के बीच की जो कितना किलोमीटर दूरी है दोस्तों, वो कितना किलोमीटर होता है? तो कितना? 111.32 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग जान सकते हैं दोस्तों, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? जो कुल, जैसे में ये कितना देशांतर रेखाएं खींची गई है दोस्तों, ऐसे कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है? कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है? कुल देशांतर की संख्या, कुल देशांतर की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा, कितना? 360। कितना? कुल देशांतरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 360। याद रखिएगा दोस्तों, कितना है? 360 है। कितना है? तो कुल देशांतरों की संख्या कितना है? 360। याद रखिएगा। और इस सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होता है दोस्तों? देशांतर में जो 111 किलोमीटर होता है, वो कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर। याद रखिएगा, ये भूमध्य रेखा हो गया दोस्तों, अक्षांश रेखा। याद रखिएगा, जो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है, जो दोनों ध्रुव है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर इसका जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, सबसे कम होता है। सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश पर। याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे अधिक होता है। अच्छा, हम लोग देशांतर पढ़ लिए दोस्तों। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। लेकिन क्या चीज? अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? याद कर लीजिएगा, उस अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितना है? तो 179। याद रखिएगा दोस्तों, 179। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 179। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ऐसे कहीं कहीं याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज? कहीं कहीं 181 भी देता है दोस्तों। तो 181 का देता है, ये भी रीजन समझ लीजिएगा, क्योंकि क्या चाहिए? ऑप्शन में कहीं कहीं 179 नहीं रहेगा। तो क्या चीज मारेंगे हम लोग? 181 काहे देता है दोस्तों? देखिए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, जैसे ये देशांतर रेखाओं के 360 है दोस्तों, तो अक्षांश रेखा भी ऐसे ऐसे खींचा हुआ है दोस्तों, इस तरीका से ऐसे खींचा हुआ, समझे? इस तरीका से क्या चीज? अक्षांश रेखा खींचा हुआ है। तो ये जो अक्षांश रेखा है दोस्तों, जो अक्षांश रेखा ऐसे 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 खींचा हुआ है, तो ये किस तरीका से खींचा हुआ है? तो इस तरीका से। इसमें कितना? जो 0 डिग्री है दोस्तों, 0 डिग्री के ऊपर जो है वो कितनी रेखाएं हैं? तो कितनी रेखाएं हैं? तो 90 रेखा है, 90 डिग्री तक गया दोस्तों। अधिकतर कितना रेखा तक गया? तो 90 डिग्री तक। और उत्तर में भी कितना तक गया? तो 90 डिग्री तक गया दोस्तों। उत्तरी ध्रुव में कितना तक गया है? तो 90 डिग्री तक। नीचे में कहाँ तक गया है? दक्षिणी ध्रुव में, तो 90 डिग्री तक। तो वही देता है दोस्तों कि कुल कितना हो जाएगा? 90 + 90 180, 90 + 90 कितना होगा? 180। और एक ये विषुवत रेखा कितना हो जाएगा? एक विषुवत रेखा वाला 181। लेकिन हम लोग 179 क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जैसे में ऐसे खींच रहा है दोस्तों, ऐसे पूरा ऐसे ऐसे ग्लोब है, धरती तो गोल ना है दोस्तों, ऐसे ऐसे। तो एक समय ऊपर में आके दोस्तों ये पॉइंट बन जाता है। क्या चीज? ये जो ऐसे रेखा है, वो रेखा नहीं आकर के पॉइंट बन जाता है। तो ये यहाँ भी पॉइंट बन जाता है और यहाँ भी पॉइंट बन जाता है। यही इसको नहीं काउंट कर किया जाता है। यही चलते कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या चाहिए? इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 179। याद रखिएगा, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? तो 179। याद रखिएगा दोस्तों। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है? तो 360
दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गोरे कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो ये अल्पास पर्वत दोस्तों बहुत फेमस है। कहाँ है दोस्तों? तो यूरोप में। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो माउंट ब्लैंक, याद रखिएगा। क्या चीज? माउंट ब्लैंक क्या चीज? इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अल्पास पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो यूरोप में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या चीज है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है दोस्तों, कि हम लोग को सही मिलान करना है। तो बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य है? इधर राज्य दिया हुआ गया है दोस्तों, इधर मंदिर दिया गया है। तो हम लोग को राज्य को सुमेलित करना। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। बृहदेश्वर कहाँ है? तमिलनाडु में। दिलवाड़ा सुनाम ही सुने होंगे दोस्तों। दिलवाड़ा कहाँ है? तो राजस्थान में। हम्पी कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में, ये फेमस है दोस्तों। और लिंगराज उड़ीसा में। कहाँ है? लिंगराज तो उड़ीसा में। एक बार फिर से देखते हैं। बृहदेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में। दिलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में। लिंगराज कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिएगा दोस्तों। अब इसको हम लोग को सही सुमेलित करना है दोस्तों। क्या चीज? 4 के ग, ये दो गो में है दोस्तों, ये दोनों में। तो ये दोनों तो होगा नहीं दोस्तों। और क्या चीज? लिंगराज मंदिर कहाँ? उड़ीसा यानी 3 के का, ये दोनों तो होगा नहीं दोस्तों। तो ये हो जाएगा, ये आंसर सही है दोस्तों। आंसर 3 इज राइट। आंसर सही हो जाएगा कौन वाला? तो 3 वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों? भारत के कितने राज्य जो भारत के कितने राज्य है, जो नेपाल ऊपर देश है दोस्तों भारत के ऊपर, तो वही कितने राज्य है जो भारत के वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों? तो कितने राज्य? तो 5 राज्य। वो 5 राज्य है कौन कौन दोस्तों? याद रखिएगा। 5 राज्य है कौन कौन सा? तो यूपी, याद रखिएगा दोस्तों। कौन? तो यूपी, उत्तराखंड, याद रखिएगा दोस्तों। यूपी, यूटी और बिहार, अपना बिहार भी दोस्तों, बिहार भी। और क्या चीज? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज? सिक्किम। क्या चीज? सिक्किम। ये 5 राज्य हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 और 5। ये पांचों राज्य क्या चीज? तो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू, याद रखिएगा। क्या चीज? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता, तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? कौन थे? तो इंद्र। याद रखिएगा कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। और ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र। ऋग्वेद है जो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, जानते होंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? तो ऋग्वेद, याद रखिएगा। इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल है दोस्तों? मंडल कितने हैं? तो कितने मंडल है दोस्तों? तो 10 मंडल है, याद रखिएगा। और श्लोक कितने हैं दोस्तों? सूक्त कितने हैं? तो कितने श्लोक है? श्लोक कितने हैं दोस्तों? श्लोक कितने हैं? तो कितना है श्लोक? 1028 श्लोक है दोस्तों, याद रखिएगा। सूक्त कितना है? श्लोक या सूक्त एक ही होता है दोस्तों। कितना है? 1028 को। ऋचाएँ दोस्तों, ऋचाएँ कितना है? तो ऋचाएँ कितना है दोस्तों? ऋचाएँ कितना है? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। श्लोक कितना है? 1028। मंडल कितना है दोस्तों? तो 10। ये 10 मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र है जो दोस्तों, ये किस मंडल में उल्लेख किया गया? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है दोस्तों? तो किस मंडल में है? तो तीसरा में, याद रखिएगा। तीसरा मंडल में क्या चाहिए?
तीसरा मंडल में, याद रखिएगा दोस्तों, मंडल, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों क्या चीज, 10 मंडलों में से सोम देवता का उल्लेख, सोम देवता के बारे में किसके कौन सा मंडल में पढ़ते हैं दोस्तों, तो 9वां मंडल में, 9वां मंडल में, याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग जान सकते हैं दोस्तों क्या चीज, 10 मंडलों में से सबसे बड़ा मंडल, 10 मंडलों में से सबसे बड़ा मंडल कौन है दोस्तों, तो 10वां मंडल, सबसे बड़ा मंडल, बड़ा मंडल कौन सा है, तो 10वां, याद रखिएगा, 10वां मंडल सबसे बड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। सोम देवता का उल्लेख किस अथी में है, तो 9वां में गायत्री मंत्र, तीसरा मंडल में है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों गायत्री मंडल कितना है इसे, गायत्री थी ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों कौन, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10, श्लोक कितने हैं, 1028, ऋचाएँ कितने हैं दोस्तों, तो 10,462 ऋचाएँ दोस्तों। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों, तो इंद्र थे, याद रखिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या चीज कि निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों, किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो कोचीन बंदरगाह को। कोचीन बंदरगाह है कहाँ दोस्तों, तो केरल में, याद रखिएगा दोस्तों। कोचीन बंदरगाह है कहाँ, तो केरल में। कांडला कहाँ है दोस्तों, कांडला कहाँ, तो गुजरात में, कांडला कहाँ, गुजरात में। मुमरगांव बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, मुमरगांव बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में। और मुंबई बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में ही दोस्तों, मुंबई में ही है। और सब अरब सागर का रानी किसे कहा जाता है, तो कोचीन बंदरगाह को, याद रखिएगा। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों कि हल्दिया कहाँ का है दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह कहाँ है। और पारादीप कहाँ है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में, याद रखिएगा। हल्दिया कहाँ दोस्तों, हल्दिया कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, याद रख सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कौन, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों। ये है कहाँ दोस्तों, तो कहाँ, मुंबई में, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ, तो मुंबई में। सबसे गहरा बंदरगाह, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है, कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तो विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा बंदरगाह है कौन सा, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है दोस्तों, किसका दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है दोस्तों, तो किसका होता है, पर्वत का होता है, पठार का होता है, महासागर का होता है, तो किसका होता है दोस्तों, तो मरुस्थल का। मरुस्थल जो है दोस्तों, जो रेत वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, बालू वाला क्षेत्र होता है, वहाँ सबसे ताप में अंतर होता है दोस्तों। दिन में जैसे रात में एकदम ठंडा पड़ता है दोस्तों वहाँ, और दिन में एकदम गर्मी पड़ता है दोस्तों, इस तरीका से होता है। सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ होता है, तो मरुस्थल में दोस्तों। आप क्या चीज बताइएगा दोस्तों, क्या चीज, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला। भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला है क्या चीज, तो थार मरुस्थल। और याद रख सकते हैं दोस्तों सहारा, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। सहारा कहाँ है दोस्तों, तो अफ्रीका में। कहाँ, तो अफ्रीका में, याद रख सकते हैं। अब सहारा कहाँ है, तो अफ्रीका में फैला हुआ है। कहाँ, सहारा मरुस्थल कहाँ, अफ्रीका में। गोबी कहाँ है दोस्तों, गोबी कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ, चीन एवं मंगोलिया में। चीन एवं मंगोलिया में। कहाँ, चीन एवं मंगोलिया।
चीन एवं मंगोलिया में क्या चीज है, तो गोबी मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का तो सहारा मरुस्थल। गोबी दोस्तों ये क्या चीज है, क्या चीज, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, एशिया का बड़ा मरुस्थल, बड़ा मरुस्थल याद रखिए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या चाहिए दोस्तों, तो गोबी। सहारा कहाँ है दोस्तों, तो अफ्रीका। ये विश्व का सबसे बड़ा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कौन है, तो सहारा। थार मरुस्थल कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है। गोबी कहाँ है, चीन एवं मंगोलिया में। एक और याद रख सकते हैं दोस्तों, क्या चीज, आटाकामा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ, तो दक्षिणी आटाकामा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, तो दक्षिणी अमेरिका में। याद रखिएगा आटाकामा कहाँ, तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है दोस्तों। आटाकामा कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। एशिया का सबसे बड़ा तो गोबी। सहारा कहाँ, अफ्रीका में। थार कहाँ है दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान में। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल चिरांद किस राज्य में स्थित है दोस्तों। चिरांद किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो किस राज्य में स्थित है, पुरातात्विक स्थल है दोस्तों जो खुदाई करके मिला है। तो कौन सा, चिरांद कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कहाँ है चिरांद, यूपी। चिरांद बिहार का है दोस्तों, बिहार के कहाँ, तो सारण में। बिहार के सारण जिला में दोस्तों, बिहार के सारण जिला में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ है, बिहार के सारण जिला में चिरांद दोस्तों। पीलीबंगा पिछला बार बिहार पुलिस में पूछा गया दोस्तों, जो पुरातात्विक स्थल दोस्तों पीलीबंगा। क्या चीज, पीलीबंगा। पीलीबंगा कहाँ है दोस्तों, तो पीलीबंगा कहाँ है, पीलीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। राजस्थान में याद रखिएगा, राजस्थान में। राजस्थान में क्या चाहिए दोस्तों, पीलीबंगा। ये पिछला बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। पीलीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। सारण जिला में क्या चाहिए दोस्तों, तो चिरांद। बिहार के सारण जिला में कौन सा पुरातात्विक स्थल है, तो चिरांद। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि इकेबाना एक जापानी कला है दोस्तों जो डैश से संबंधित है। इकेबाना क्या चीज है दोस्तों, एक जापानी कला है। वो क्या चीज से संबंधित है दोस्तों, तो ये क्या चीज से संबंधित है, फूलों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्या चीज का, इकेबाना का। ये जापानी क्या चीज है, कला है दोस्तों। ये क्या चीज में उपयोग किया जाता है, तो फूलों को सजाने के लिए। याद रखिएगा। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय में भाग को डैश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या चीज पूछ रहा है, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है दोस्तों, तो सतलज और काली की नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय। याद रखिएगा। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय, तो कुमायूं हिमालय। और याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ये दोनों पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये दोनों हिमालय किस नदियों के बीच में है दोस्तों, तो कौन सा, सिंधु और कौन सा, तो सतलज नदी के बीच में। सतलज नदी के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में कौन है, तो पंजाब या कश्मीर हिमालय। याद रखिएगा दोस्तों। नेपाल हिमालय दोस्तों और एक असम हिमालय है दोस्तों। कुमायूं हिमालय किसके बीच में है, तो सतलज और किसके बीच में, काली हिमालय। काली याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज, सतलज किसके बीच में है, सतलज और काली के बीच में। काली के बीच में कौन है, तो कुमायूं। और कुमायूं के बाद कौन आ जाता है उस साइड, नेपाल किसके बीच में हो जाएगा दोस्तों, तो काली और किसके बीच में हो जाएगा, ये जो नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच में। याद रखिएगा कौन सा, तो तीस्ता नदी के बीच में। तीस्ता नदी के बीच में कौन है, तो नेपाल हिमालय किसके बीच है दोस्तों, तो काली और तीस्ता नदी के बीच में। नेपाल हिमालय दोस्तों किसके बीच में, तो काली और तीस्ता नदी के बीच में। सही है दोस्तों। असम हिमालय किसके बीच में है, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। याद रखिएगा। तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन है, तो असम हिमालय। ये चारों हिमालय दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। क्या चीज कि असम हिमालय किसके बीच में है, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। और कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय काली और
तीस्ता नदी के बीच में, पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच में। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है दोस्तों। ये प्रस्तुत करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत देता है दोस्तों? किस आर्टिकल के तहत देता है? न्यायालय आर्टिकल, जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े थे दोस्तों तो आर्टिकल 32 पढ़े थे दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में हम लोग पर क्या पढ़ा है दोस्तों? क्या चीज पढ़ा है कि इसे भीमराव अम्बेडकर ने इसे हृदय एवं आत्मा कहा था दोस्तों। और उसी के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है दोस्तों। अगर हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है दोस्तों तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। तो वही आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरीका का रिट जारी करता है दोस्तों। उसी में आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये सब कैची के अंदर में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत कौन? हाई कोर्ट रिट जारी करता है दोस्तों। कितने तरीका के? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है दोस्तों। और इससे ही ये आर्टिकल 32 को ही ये 5 ही रिट में से कौन सा है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। और हम लोग जान सकते हैं दोस्तों आर्टिकल 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने क्या चीज? हृदय एवं आत्मा कहा। हृदय और आत्मा किसको कहा है दोस्तों? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है दोस्तों। और हृदय और आत्मा, और किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने। याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने क्या चीज? हृदय और आत्मा कहा। किसको? तो आर्टिकल 32 को। याद रखिएगा दोस्तों। तो क्या चीज बोल रहा है कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना दोस्तों। इसमें क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा कि गिरफ्तारी व्यक्ति को, अगर आपको कोई व्यक्ति पुलिस गिरफ्तार कर लेता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है कि पुलिस आपको 24 घंटा के अंदर क्या चीज में पेश करेगी? तो न्यायालय में पेश करेगी। यही बंदी प्रत्यक्षीकरण का नियम है दोस्तों। क्या चीज? कि पुलिस आपको 24 घंटा के अंदर न्यायालय लेके जाएगी गिरफ्तार करने के बाद। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? समुद्र तक पहुंचते, क्या चीज बोल रहा है? समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता। बात सही है दोस्तों। समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डैश कहा जाता है। इनको क्या चीज कहा जाता है दोस्तों? तो पठार कहा जाता है, स्थल डबरू मध्य कहा जाता है, प्रदीप कहा जाता है। तो क्या चीज कहा जाता है इसको? तो वित रिका कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, जब समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है दोस्तों, तो नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। ये आप लोग भी कॉमन सेंस दोस्तों सोच सकते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? तो क्या चीज बोलते हैं? तो वित रिका। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज? समान विज्ञान का वीडियो में। जय हिंद।